उसमें अगर वो आपसे पर्स मांग रहा है, आप पर्स दे दो उसको। राइट। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, आपको मरना नहीं, आपको स्मार्टली पे करना है। तो अब बेल बजी किसी और इंटरव्यू की, एंड मैं चला गया। फिर मेरे को पता नहीं था कि मेरे को बुलाया। एंड देन आई वेंट इनसाइड एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर कहते कि मैंने तो आपको बुलाया नहीं। मैं तो सॉरी सर, देन आई गो बैक। वो कहता अब आ गया तो चलो बैठ जाओ। So this is how my interview started. You live your daily life like an officer. I say that I am an officer and I'll do each and every task like an officer. तो आपको ये देखना है कि अब एक ऑफिसर हो तो आपको सुबह उठना है तो उठना है, कुछ काम करना है तो काम करना ही है, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, अगर राइट। आपको वर्कआउट करना है तो वर्कआउट करना है। यू डोंट गिव एक्सक्यूजेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफेंस रॉजर एंड आई होप यू डूइंग गुड। माय नेम इज शीतल यादव एंड जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका नाम अनिकेत है। ही इज 2 टाइम्स रिकमेंडेड कैंडिडेट। इनको रिकमेंडेशन मिला है नेवी टेक एंड एसएससी टेक एंट्री के लिए। इन्होंने रिकमेंडेशन के बाद स्क्रीन आउट फेस किया है एंड देन रिकमेंडेशन मिला है इन्हें। तो इनकी जो जर्नी रही है वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है। सो इस इंटरव्यू में हमने एसएसबी के साथ साथ हमने मेडिकल क्राइटेरियाज को भी डिस्कस किया है कि किस तरह के मेडिकल चैलेंजेस काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को फेस करने पड़ते हैं। So without any further delay, let's call Aniket to our platform, Defense Roger. सो अनिकेत, आज के इंटरव्यू में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद द फैक्ट आपने सब एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो स्क्रीन आउट हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस आउट हो, एंड वेदर इट्स रिकमेंडेशन। सो इट टू डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी ने वो फेलियर्स देखे हैं जो जो बहुत सारे एस्पिरेंट फेस कर रहे हैं। सो ये जो रिकमेंडेशन तक की जर्नी आपकी, डेफिनेटली देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस and you are 2 times recommended candidate, that is going to add perk on this interview. And we are also going to discuss the medical criteria, क्योंकि मेडिकल के अंदर भी काफी सारे लोगों को इशू आ जाते हैं। तो ये इंटरव्यू काफी सारा लॉट ऑफ कंटेंट इज गोइंग टू बी देयर। सो डेफिनेटली स्टार्टिंग द फैक्ट कि अनिकेत, हाउ योर जर्नी स्टार्टेड, व्हाई आर्म फोर्सेस? क्योंकि करियर की तरह आर्म फोर्सेस को चूज करना, इट इज नॉट अ इजी जॉब टू गो फॉर। सो व्हाट वाज योर रीजन? See, when I was in like nursery class, I still remember एक fancy dress competition था, and उस fancy dress competition में I wore a soldier's uniform and ओके। I gave this नारा जो उस टाइम पे बहुत फेमस चल रहा था, देश का सिपाही हूँ। तो बचपन से ही कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म को लेके आई हैड दिस पैशन। एंड मेरे पेरेंट्स भी थे कि यानी कि डू समथिंग यूनिक एंड कुछ अच्छा करना है लाइफ में। एंड 9th क्लास में आई वाज जस्ट वाचिंग टेलीविजन एंड वहाँ पे मेरे को इंडियन नेवी की एडवर्टाइजमेंट दिखी। एंड दैट एडवर्टाइजमेंट वाज लाइक, मैं एकदम गूज़बम्स आ गए थे, एकदम इतनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट बनाई हुई थी उन्होंने। तो इट रियली गेव मी गूज़बम्स। देन आई सर्च अबाउट कि अच्छा नेवी है क्या। उस टाइम पे पता नहीं था कि मर्चेंट नेवी, इंडियन नेवी क्या होता है, आर्म फोर्सेस क्या होते हैं। नहीं तो पहले प्री कंसेप्शन होता था कि अगर आर्मी तो मतलब सीधा बॉर्डर पे जाके सर्व करना। देन आई राइट। रेड अबाउट इट, गॉट टू नो कि अच्छे इतने सारे पर्क्स है, इतने सारे बेनिफिट्स है। एंड देन आई रेड अबाउट द एसएसबी प्रोसेस। आई थॉट यार ये तो कितना सिंपल प्रोसेस है एंड दिस इज समथिंग मैं कर सकता हूँ। चाहे बाकी चीजें हो, आईआईटी हो, जेई वगैरह हो, यूपीएससी हो, that is not my thing, but SSB is something that I can do and I think I belong to that thing. And then I thought, yeah, this is my purpose of life, to join the forces and serve the nation and be in uniform. राइट। And from there onwards I made up mind कि मेरे को डिफेंस से ज्वाइन करना है। एंड उसके बाद फिर आई स्टार्टेड विद एनडी प्रिपरेशन। अनफॉर्चुनेटली एनडी नहीं हुआ था, आई वॉज शॉर्ट ऑफ 6 मार्क्स, 336 मेरे मार्क्स थे, 342 कट ऑफ थी। एंड मेरे पास सिर्फ 2 अटेम्प्ट ड्यू टू माई एज। सो उस टाइम पे नहीं हो पाया था, टीएस की भी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई थी, नेवी टेक के लिए भी कॉल लेटर नहीं आया था 10+2। देन आई मेड अप माइंड कि बैकअप प्लान मेरा था कि अगर नहीं होता तो बीटेक करनी है। फिर देन आई चोज सिविल इंजीनियरिंग एंड साथ साथ एनसीसी भी करी थी कि मल्टीपल ऑप्शंस खुले रहे एंड जितना मैं अपने आप को एक्सपोजर दे सकूं एंड जितना ज्यादा मैं कनेक्टेड रहूं डिफेंस के साथ। तो आई डिड एनसीसी एज वेल। एंड उसके बाद आई हैड एसएससी टेक। देन मैंने फर्स्ट मेरी कॉन्फ्रेंस आउट थी। Then I also cleared Indian Coast Guard cadet examination. I went for PSP, वहाँ से PSP out. Then I got recommended for the Navy Tech. और उसके बाद से फिर ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी। Okay. So, did you take any coaching for this preparation? Because there are a lot of candidates who don't prefer, and there are some candidates who prefer. So, in which category do you lie? सी आई हैड दिस कंसेप्ट कि यार कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, मेरे मन में काफी डाउट्स थे। एंड आई आल्सो सर्च अबाउट वेरियस कोचिंग्स। देन आई सॉ एलडब्ल्यूएस की वीडियोस यूट्यूब पे एंड आई फाउंड कि दिस इज समथिंग दे आर वर्किंग ऑन। एंड देन आई वेंट देयर, मैं उनके कैंपस में गया था एंड आई मेट विकास सर। एंड जब विकास सर से मैंने बात करी, आई मेड अप माइंड कि यार आई हैव टू बी हियर बिकॉज आई बिलीव दैट कोचिंग से क्या होता है कि आप जो जर्नी, अगर मेरे अभी आई गॉट रिकमेंडेड माई सेकंड अटेम्प्ट
ओके हो सकता है अगर मैं कोचिंग नहीं लेता तो ये जर्नी 10 अटेम्प्ट या फिर 14 अटेम्प्ट ऐसे भी हो जाती। तो बिल्कुल कहाँ पे वर्क करना है, क्या कैसे करना है, that really helped a lot. So I went for the coaching LWS and it really gave me a feedback कि where I need to work on and it helped me out कि किस concepts पे work करना है, क्या what the assessors are looking for. तो राइट वहाँ से काफी चीजें पता चली and it fastened my journey. ओके क्योंकि आपकी जो डायरेक्ट एंट्रीज थे वो बीटेक ग्रेजुएट एंट्रीज थी, जो भी आप चाहे एसएससी टेक हो, चाहे टीजीसी हो, चाहे वो नेवी टेक हो, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बीटेक ग्रेजुएट्स हैं और वो एलिजिबल हैं। तो किस तरह से वो प्रिपेयर करें, वो स्पेशली आई एम एम्फसाइजिंग ऑन पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे वो ड्रिल करते हैं। तो पहले से अगर पता हो कि हम इन एरियाज के अराउंड प्रिपेयर कर सकते हैं, तो अनिकेत आई बिलीव कि बहुत सारी हेल्प हो जाती है। सो कुड यू सजेस्ट सम ऑफ द एरियाज दे कैन प्रिपेयर फॉर? श्योर। सी डायरेक्ट एंट्री में जनरली ये होता है कि लोगों को लगता है कि उनसे करंट अफेयर्स या फिर बाकी चीजें नहीं पूछेंगे, सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे। दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। द थिंग इज यू नीड टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। द क्राइटेरिया इज सेम कि आपको अगर आप सीरियस एंट्री से जाओ या फिर किसी और एंट्री से जाओ, आपके अंदर अगर OLQs है तो दे विल टेक यू, अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है दे वोंट टेक यू। So you need to cover each and every aspect. The major thing is they are looking for your personality. कि आपके अंदर वो चीज है that you will be able to serve, you will be able to lead them through. राइट So that is something which everyone needs to work on. And coming on to the like SSC Tech and TGC entry से ज्यादा आपको एंडिडेट सीनियोरिटी मिल जाती है 1 साल की। तो आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए कि आप टेक्निकल एंट्री से क्यों आ रहे हो। एंड इफ यू आर कमिंग थ्रू अ टेक्निकल एंट्री दे एक्सपेक्ट कि आपको बेसिक्स तो पता होने चाहिए। लाइक दे आस्क यू इन इंटरव्यू क्वेश्चंस की इफ यू आर रनिंग तो आपकी स्पीड कितनी है, अगर आप इतने टाइम में कम कर रहे हो तो आपकी स्पीड कैसे होगी, आप बैठे हो रूम में तो रूम की हाइट कितनी है, रूम का एरिया कितना है, एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर से और आपके बीच में डिस्टेंस कितना है, उसको कन्वर्ट करो। सो दीज आर बेसिक, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को ही पता होने चाहिए। It's not just कि सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को पता होना चाहिए बेसिक, because these are things that we used to study in 9th 10th unit dimensions and some पढ़ते थे conversions and all. So वो must चीजें होती है। And being about कि आप डिफेंस फोर्सेस के जा रहे हो तो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि आप किस आर्म को चूज करना चाहते हो। इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल इंटरव्यू। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो आप पहले सर्च करते हो कि व्हाट्स द रोल एंड व्हाट आर दे लुकिंग फॉर। सो सेम गोज फॉर दिस एज वेल कि आपको पता होना चाहिए कि अभी करंट में क्या क्या चीजें चल रही है एंड हाउ वी आर गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स, whether be it Israel-Palestine war, whether be it why we are procuring new equipments, why we're focusing on Make in India. So these are must-know things which each and every person should know, not only a person who's going through a technical entry. ओके एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, इफ यू आर गोइंग फॉर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो शुड नो द रैंक स्ट्रक्चर, चाहे वो जीसीयूज के रैंक हो, चाहे वो कमीशन रैंक्स हो, आपको सब चीजों के बारे में पता होनी चाहिए। एंड रिगार्डिंग द एयरक्राफ्ट दे आर हैविंग एंड द काइंड ऑफ रेजिमेंट यू वांट टू जॉइन, दे समटाइम आस्क अबाउट things in detail just to know that whether you know or not. एक और चीज Aniket, I also want to know that you went for direct entries and there are certainly a lot of myths when we go for certainly these kind of entry. तो आपने कोई myth सुना हो कि if you go for this entry this is going to happen, and when you went for certain entries and that myth really bursted out? Yeah, see, there are many myths going around technical entries में। ये होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ आती है and किसी को भी ले लेते हैं, कुछ भी हो जाता है। I have, like my first attempt, there were around 260 candidates who reported. And उसमें था कि सिर्फ सारे repeaters को लिया जाएगा, freshers को नहीं लिया जाएगा। And around 10 freshers were in, and I was also fresher at that time. So that myth is also wrong. If you have it in you, they'll definitely take you in. And अभी मैं recently जब recommend हुआ था, that was 662, उसमें 80 की reporting थी। तो उसमें there were 20 freshers and अराउंड 10 रिपीटर्स। तो ऐसे नहीं है कि आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो आपको लेंगे, अगर आप रिपीटर जा रहे हो तो आपको नहीं लेंगे। आई हैव सीन कि जिस बंदे ने परफॉर्म करा है उसी को लिया जाता है। एंड स्क्रीनिंग तक ही इट इज लाइक कि भीड़ भड़का होती है टेक्निकल एंट्रीज में। वंस यू गेट इन फॉर द स्टेज 2 इट इज सेम, अराउंड 30-40 कैंडिडेट्स ही होते हैं एंड आपका लीडर ग्रुप 7 to 10 के बीच में बनेगा एंड थिंग्स विल बी सेम। कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला सिर्फ टेक्निकल एंट्रीज के रिगार्डिंग। एंड रही बात बाकी चीजें कि आपको अगर आप सीरियस एंट्री से जाते हो फिर डायरेक्ट एंट्री से जाते हो तो उसमें डिफरेंस होता है कि ऐसे सर आपको देखता है कि आप टेक्निकल एंट्री से बिना रिटर्न क्लियर कर आ गए तो वो थोड़े बायस्ड होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता।
इट्स जस्ट दैट कि आपके अंदर अगर वो चीज़ है आप वहाँ पे प्रेजेंट कर पा रहे हो तो दे डेफिनेटली टेक यू इन। अगर आप चाहे डायरेक्ट एंट्री से जाओ या सीडीएस रिटर्न क्लियर करके जाओ, स्टेज 2 के बाद से क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। यू हैव टू परफॉर्म एंड वही है, द पर्सनालिटी आपकी वो देखना चाह रहे हैं आपके अंदर है तो वो लेंगे आपको। बिल्कुल। अनिकेत, अगर मैं अब स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में बात करूं, आप स्क्रीन आउट हुए रिकमेंड होने के बाद, तो ये चीज ऐसी है कि बहुत सारे लोग सोचेंगे अब तो रिकमेंड हो गए हैं तो कि आगे जाके इस तरह की चीजें तो नहीं दे विल फेस। सो व्हाट वाज द रीजन यू गॉट स्क्रीन आउट, एंड अलोंग विद दैट व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन कि बहुत सारे कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो जाते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर? श्योर। सी वंस जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, व्हेन आई वेंट देयर एज अ फ्रेशर, आई नोटिस कि फ्रेशर्स ना बिना प्रिपेयर करे आते हैं। उनकी स्टोरीज सुनकर आई वाज लाइक कि यार ये तो बहुत ही बच्चों वाली किडिश स्टोरीज, लाइक ये तो एनडीए वाला बच्चा भी नहीं बनाएगा। लाइक देयर वर 4 पीपल स्टैंडिंग एंड मोस्ट ऑफ देम मेड अराउंड कि वो बंदा है वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, फिर एनडीए क्लियर हो जाता है एंड फिर वो सिलेक्ट हो जाता है। तो व्हाट आई हैव फिगर आउट इन फ्रेशर्स में जनरली होता है कि वो बिना प्रिपरेशन के आते हैं एंड वो स्टोरीज जो उनकी होती है बहुत ही लो लेवल की होती है। दे नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड। एंड सेकेंड थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि ओएआर टेस्ट की इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज जब मैं टीजीसी के लिए गया था वहाँ पे ओएआर टेस्ट वाज वेरी टफ। भोपाल में जो ओएआर टेस्ट था वो बहुत इजी था। आई वाज एबल टू लाइक 25 मिनट्स मिले थे, मैंने 20 मिनट्स में सॉल्व कर दिया था। बट टीजीसी के टाइम पे जलंधर में जो ओएआर टेस्ट था दैट वाज वेरी टफ। उसमें ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको आपको पेन पेपर के साथ ही सॉल्व करने में हो पाएगा एंड 25 मिनट्स वाज वेरी लेस। उसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो हो जाएगा। बाकी कुछ सेट्स आसान होते हैं जिसमें नॉन वर्बल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको ऑड वन आउट या फिर ग्रुप ए से कौन सा पिक्चर मिलेगी, पैटर्न कौन सा फॉलो होगा। दोज आर इजी क्वेश्चंस, आप उनके एक दो सेट्स लगा लोगे दैट विल बी सफिशिएंट। बट जिसमें आपको थोड़ा मैथमेटिकल सॉल्व करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड कमिंग ऑन टू दी पीपीडीटी, पीपीडीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो मिस्टेक्स मैंने पीपीडीटी के टाइम पे करी थी दैट वाज मैंने पिक्चर को सही से परसीव नहीं करा था। इट वाज अ ब्लरी पिक्चर। सबको दिखे थे 3-3 कैरेक्टर, मेरे को 4-4 5-5 कैरेक्टर्स दिख गए थे। तो दैट वाज समथिंग मैंने ध्यान से पिक्चर को थोड़ा और ऑब्जर्व करने चाहिए, डिटेल में ऑब्जर्व करना चाहिए था। एंड उसके बाद आई शुड हैव परसीव्ड कि अच्छा ये इतने लोग हैं एंड देन आई हैव टू मेक अ स्टोरी अराउंड इट। सो 30 सेकंड्स अगर आपको दिए जा रहे हैं, पिक्चर को देखो कितने कैरेक्टर्स है, उसका बैकग्राउंड कैसा है एंड अकॉर्डिंगली मेक योर स्टोरी अराउंड इट। जनरली लोग क्या करते हैं, प्री कंसीप्ट स्टोरी बना के आते हैं, बस उसको फिट इन करने की कोशिश करते हैं। दैट इज रॉन्ग। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे सिमिलर पिक्चर देखी हो तो आप उसको फिट इन करो, बट योर पिक्चर हैज टू बी रेलेवेंट टू दी, योर स्टोरी हैज टू बी रेलेवेंट टू द पिक्चर। एंड द सेकंड मिस्टेक दैट आई डिड वाज, मेरे को लगा था कि सिंस आई एम प्रीवियसली रिकमेंडेड तो मेरे को ज्यादा डोमिनेट नहीं करना डिस्कशन में, आई विल स्पीक फ्यू पॉइंट्स। बट दैट वाज अ मिस्टेक बिकॉज ग्रुप में सभी बोले जा रहे थे एंड आई थिंक मेरी डिस्कशन के टाइम में आई वाज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इतना अच्छे से, तो दैट वाज वन ऑफ द मिस्टेक। रेस्ट आई बिलीव दैट नरेशन इज वन ऑफ द की फैक्टर जो आपके कॉन्फिडेंस एंड आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर और जीटीओ आपको क्लियर कर देगा। बाकी स्टोरी अगर आप अच्छी बनाओगे, कुछ उसमें अननेसेसरी स्वच्छ भारत अभियान या फिर कुछ अननेसेसरी जो उसमें चीज नहीं है वो डालोगे, इफ यू मेक अ रेलेवेंट स्टोरी तो यू विल डेफिनेटली गेट इन। एंड नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉन्फिडेंट एकदम खड़े होके एकदम ऐसे मतलब बैठ के स्टिफ होके एकदम अच्छे से नरेशन दोगे तो स्केलिंग बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल। एक और चीज अनिकेत, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी, इंस्ट्रक्शंस। मेरे को लगता है कि हम कई बार वहाँ पे बहुत सारे जो कैंडिडेट जाते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में नहीं देते हैं और कई बार वो बहुत माइन्यूट से चेंजेस कर देते हैं कि अगर आपको जो मेन कैरेक्टर है उसको आप अनसर्कल कर दो, रेक्टेंगल कर दो या जो भी वो शेप बोलते हैं, तो हम बस अपने वी गो विद अ प्री कंसीव्ड या हमने कहीं से कुछ सीखा है उसके हिसाब से जाते हैं, वहां पे जाके हम ब्लंडर कर देते हैं। Going to the stage 2 testing, Aniket, what about psychological test? That consists of TAT, VAT and SRT, NSD. And यहाँ पे भी बहुत सारी commonly mistakes candidates करते हैं और psych is something मुझे लगता है काफी सारे कैंडिडेट को लगता है कि बहुत सारी प्रिपरेशन की जरूरत है और सम सेज कि नहीं गो विद whatever you know and you will do wonders in the psychological test. So how was your psychological test and what are the tips you want to share with the candidates? Sure. See, psych test is, I think, सबसे आसान टेस्ट होता है
हम उसको बिकॉज 2 घंटे में खत्म हो जाता है एंड हम ज्यादा इसके बारे में सोचते हैं बिकॉज जब वो एक बार स्टार्ट हो जाता है ना तो यू नेवर नो कि कैसे खत्म हो गया, आपको पता भी नहीं चलता. सो माई साइक टेस्ट वेंट रियली गुड दिस टाइम. फर्स्ट टाइम में थोड़ा इतना अच्छा नहीं हो पाया था, बट आई फिगर आउट कि कैसे करना है एंड कहाँ चीज़ें मैंने लैक करी थी. सो आई बिलीव दैट टीएटी एंड वैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमें सबसे अच्छा उसमें परफॉर्म करना है. बिकॉज अगर आपका टैट एंड वैट अच्छा नहीं होगा तो फिर SRT SD वोंट गिव जस्टिस टू इट. राइट. तो आपका टैट एंड वैट हैज टू बी अप टू द मार्क. नाउ कमिंग ऑन टू द काइंड ऑफ पिक्चर्स या फिर द स्टोरीज दैट आई मेड, पिक्चर्स मोस्टली जो आप गूगल करोगे ना मोस्टली वैसे पिक्चर्स ही आपको मिल रही थी. लाइक देयर इज अ पर्सन, अ फार्मर स्टैंडिंग विद हिम. एनसीसी कैडेट्स वाली काफी पिक्चर आती है, ऐसे पीछे जीप खड़ी या वेयरिंग स्काउट्स या फिर फॉरेस्ट गार्ड्स है या फिर एनसीसी कैडेट्स है एंड कोई बच्चा ऐसे बैठा हुआ है बुक के सामने पढ़ रहा है. तो दीज आर वेरी कॉमन पिक्चर्स जो हर जगह घूम रही है एंड ऐसा नहीं कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स पिक्चर आ रही है. पिक्चर्स आर सिंपल एंड स्टोरीज व्हाट आई लाइक. मैंने जो अप्रोच फॉलो करी थी बिकॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कोचिंग वहाँ पे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी थी. तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी. आई जस्ट मेड अप जो मैंने प्रैक्टिस करी थी उसको मैंने देखा कि व्हाट हाउ आई एम मेकिंग अ स्टोरी. The thing is कि they say कि you have to write what led to the situation, what is currently happening and what is the probable outcome. So I focus कि पहले तो जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है वो चीज मैं देखूं, उससे रेलेवेंट मेरी स्टोरी होनी चाहिए. एंड आई फोकस मोर ऑन एक्शंस. अब जैसे आई गिव एन एग्जांपल, एक पिक्चर है जिसमें एक बच्चा बैठा हुआ था एंड ही वाज रीडिंग समथिंग एंड पीछे एक बुक शेल्फ रखी हुई थी. सो आई परसीव कि शायद लाइब्रेरी का सीन हो सकता है. एंड व्हाट आई डिड वाज कि मैंने परसीव करा कि वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है एंड ही इज मेकिंग अ स्टोरी अबाउट अ प्रोजेक्ट. अब मेरे को प्रोजेक्ट क्या है वो वेरी इंपॉर्टेंट है. अब ये प्रोजेक्ट का आइडिया मेरे को कहाँ से आया, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था एंड आई वेंट टू एन आर्टिकल जिसमें एक थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी. उसने AI के ऊपर एक मॉडल बनाया था जो जो साइन लैंग्वेज को वॉइस उसमें कन्वर्ट कर सकती थी. अगर इफ यू मेक अ साइन लैंग्वेज सो दैट AI मॉडल विल कन्वर्ट इट इनटू अ लाइक जैसे गूगल टेक्स्ट में हम बोलते तो वो वॉइस में कन्वर्ट कर देता था. तो मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था एंड दैट आर्टिकल स्टेड विद मी. सो जब मैंने वो स्टोरी बनाई कि प्रोजेक्ट बन रहा है तो आई रोट दैट थिंग कि वो प्रोजेक्ट बना रही है AI मॉडल पे एंड उसी स्टोरी जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था उसी को मैंने अपनी स्टोरी में इंक्लूड कर दिया था. तो दैट इज वन ऑफ द थिंग. एंड एक और चीज मैंने आर्टिकल एक और पढ़ा था फार्मर्स के ऊपर. तो एक डायरेक्ट DSP आई गेस डायरेक्ट सीडिंग राइस DSR कुछ कंसेप्ट मैंने पढ़ा था. तो आई इंक्लूडेड फार्मर वाली स्टोरी में वो चीज. सो आई फोकस कि जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ या फिर जो मैं अच्छी चीजें पढ़ रहा हूँ आई इंक्लूड दोज इन माई स्टोरीज एंड आई ऑलवेज फोकस ऑन मेकिंग सिंपल स्टोरीज. सिंपल स्टोरीज आर द बेस्ट स्टोरीज. नहीं तो जनरली लोग क्या करते हैं बहुत हाई लेवल स्टोरीज बनाने के चक्कर में पिक्चर से रेलेवेंट होती नहीं एंड वो फिट इन करने की कोशिश करते हैं. सो आई इंश्योर कि सिंपल स्टोरी बनाऊं, जो दिख रहा है वही उसमें इंक्लूड करूं एंड जो मैंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो फिट इन हो रही है तो वहाँ पे उसको इंक्लूड करूं एंड मेक श्योर करूं कि what led to the situation, what is currently happening and what is the good outcome. जो उसने एक्शन जो हीरो मेरा परफॉर्म कर रहा है उसको मैं दिखाऊं कि एक्शन उसने कंप्लीट करा. सो दैट वेंट लाइक दिस. अनिकेत, यहाँ पे एक और चीज, जो आपने न्यूज़पेपर का नाम लिया है, तो which newspaper you used to prefer and which areas precisely on that newspaper you used to read on a regular basis? Okay, I personally prefer Indian Express. हिंदी इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव बट मेरे को इंडियन एक्सप्रेस पर्सनली काफी अच्छा लगता है. इजी टू अंडरस्टैंड है, लैंग्वेज काफी अच्छी है उसकी, इतना ज्यादा हाई फाई नहीं है हिंदू की तरह. एंड मेरे को बैलेंस लगता है, बिल्कुल ऐसा ओपिनियन उसके बैलेंस होते हैं. एंड आई गो अबाउट लाइक दिस कि एडिटोरियल पेजेस होते हैं उसमें आइडिया एक्सचेंज आता है, एक्सप्लेन सेक्शन आता है, फ्रंट पेज हो गया, वर्ल्ड हो गया. तो दीज आर लाइक मस्ट टू डू थिंग्स. एंड एक्सप्लेन सेक्शन में ना काफी चीजें आती है जो जैसे मैंने आपको बताया ना डायरेक्ट सीडिंग राइस या फिर वो जो AI वाली जो एक स्टूडेंट की वो थी वो एक्सप्लेन सेक्शन में मैंने पढ़ा था. एंड एडिटोरियल पेजेस से क्या होता है कि आपके जैसे करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं वो चीजें कवर हो जाती है. तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने से आई लाइक इट हेल्प मी अ लॉट. ओके, तो मूविंग टू द VAT word association test. अब यहाँ पे I will put a myth, or maybe it might be true. What is your suggestion that you should not leave any word, whether you know the meaning or not? So what do you think of it? Because जब हम speed में लिख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे words छूट जाते हैं. So what you used to do when you are performing VAT and कुछ words छूट जाता है तो उसको आप क्या करते हैं? How do you used to prefer it?
ओके, सी वैट जो मैंने अप्रोच फॉलो करी थी वैट की प्रिपरेशन के लिए, आई डिड कि आई यूज टू गिव 10 वर्ड्स, मैंने 10 वर्ड्स लिख के एंड मैं उसको आराम से सोचता था कि मैं ना इसमें एक शॉर्ट क्रिस्प सेंटेंस बनाऊं एंड एक अच्छा सेंटेंस बनाऊं। तो आई विदाउट द टाइमर, लाइक 15 सेकेंड्स का टाइमर दिए बिना मैंने 10 सेंटेंस बनाए। मैं उसकी ऐसे प्रैक्टिस करता था सो दैट वो सबकॉन्शियस लेवल पे मेरे दिमाग में घुस जाए। तो अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस अप्रोच ऐसे ही रखो कि आपने 15 या 30 वर्ड्स आपने लिख के आप आराम से सोच के कि अच्छा सेंटेंस कैसे बनाना है, आप वैसे उसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद जब आपका थोड़ा माइंडसेट ही वैसा प्रिपेयर हो जाए कि नेचुरली वो चीज़ आपके दिमाग से निकल रही है, सबकॉन्शियस माइंड से वो आपके कॉन्शियस माइंड में आ रही है, तो फिर आप वो टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो। एंड मूविंग ऑन टू दी 60 वर्ड्स कैसे करने हैं, फिर मैंने कैसे करे, आई ऑलवेज डिड 60 वर्ड्स एंड इट हैपेंड विद मी कि जैसे अभी मैं बताता हूँ लास्ट सेकंड में मेरे को डिटोरिएट वर्ड का ना क्लिक ही नहीं करा कि मीनिंग क्या है। फिर Okay. मेरे को बाद में क्लिक करा चाहिए डेटोरेट का मीनिंग ये होता है, उस टाइम पे आई गेस इट वाज 45th वर्ड। तो व्हाट आई डिड वाज मैंने डेटोरेट वर्ड लिख दिया वहाँ पे। एंड अगर कोई एसएसपी में गया होगा, कोई रिपीटर होगा, तो उसको पता होगा कि जब आप वैट देते हो और एसआरटी देते हो उसके बीच में आपको 10-15 मिनट्स का ब्रेक सा मिल जाता है बिकॉज दे गिव यू अ बुकलेट एसआरटी के लिए। तो मैंने डेटोरेट वर्ड लिख दिया वहाँ पे एंड उसके बाद मैं गया बाहर जब ब्रेक था, तो मेरे को सोचा कि डेटोरेट वर्ड सुना सुना सा लग रहा है, उस टाइम क्लिक नहीं कर रहा था, फिर याद आ रहा है डेटोरेट वर्ड तो इसका मतलब ये होता है। देन आई वेंट इन एंड जब एसआरटी उन्होंने बुकलेट सबमिट करी, एसआरटी शुरू करने वाला था मूव बैक, मैंने फटाफट उसको डेटोरेट से सेंटेंस बना दिया था। Okay. तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता आप उस वर्ड को लिख दो वहाँ पे। जब 10 मिनट का ब्रेक मिलता है किसी से पूछ लो, फ्रेंड से या फिर वहाँ पे कि यार इसका वर्ड का मीनिंग क्या है, फिर ऐसे तूने क्या बनाया ऐसे करके, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ये Okay. 1-2 वर्ड्स के लिए चल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपने 10-15 वर्ड्स छोड़ रखे तो आप पीछे जाके उसको पूरा वो करने लग जाएंगे तो आपकी स्टडी छूट जाएंगे। सो बिल्कुल. 1-2 वर्ड्स के लिए चल जाता है। एंड अगर कोई वर्ड आपको सीरियसली या फिर किसी को ही मीनिंग नहीं पता, यू कैन राइट आउट की डोंट नो द मीनिंग। एंड साइट के पास पीआईक्यू होता है, वो देख सकते हैं कि यार दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड या फिर रूरल बैकग्राउंड से आ रहा है, हो सकता है इसको वर्ड नहीं पता होगा। बट अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स कर रखी है या फिर आप ऐसा कुछ आप आ रहे हो कोई अच्छे वेल टू डू, आपका बैकग्राउंड अच्छा रहा है, तो आपको वो मीनिंग पता होने चाहिए बिकॉज वो जनरली ऐसे अच्छे मीनिंग अच्छे सेंटेंस वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको नॉर्मल आपकी डे टू डे लैंग्वेज में यूज हो रहे होते हैं। बिल्कुल. सो वैट के लिए फॉलो दिस अप्रोच, अगर नहीं पता तो डोंट नो द मीनिंग या फिर फ्रेंड से पूछ के वापस आके फटाफट उसको लिख दिया एसआरटी स्टार्ट करने से पहले। So what about SRT? SRTs के अंदर I have always heard people बहुत तरह की complex situations दिख जाते हैं. Somebody has come to with a knife and you are with your girlfriend or with some female and you have to protect her, then what to do? So बहुत सारी complex situation दी जाती है, especially when it comes to male SRTs. So how was your experience when you were doing your SRT? ओके, सी एसआरटी के लिए फॉलो दिस अप्रोच की क्वालिटी मैटर करती है रादर देन क्वांटिटी। एंड आई ऑलवेज फॉलो कि अगर आपको जो सी सिचुएशन दी जा रही है आप सारी सिचुएशन को सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने नाइफ वाला एग्जाम्पल दिया हो कि आप अपनी मदर या फिर सिस्टर के साथ जा रहे हो एंड कोई आता है, थीफ आता है, वो नाइफ लेके आता है। तो द थिंग इज कि आप ये सोचो अगर आपके रियल लाइफ में ऐसा होगा कोई आता है तो आप क्या करोगे। एंड यू आर गोइंग फॉर द डिफेंस फोर्सेज, आपको ये भी दिमाग में रखना है। तो अगर आपको ये सामने कोई नाइफ लेके आता है तो यू हैव टू फाइट, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर मदर, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सिस्टर। नाइफ, अगर आप एक नाइफ से डर जा रहे हो तो यार क्या आप फौज में जाना चाहते हो। तो यू हैव टू रिएक्ट इन दैट वे, फॉट अगेंस्ट दैट थीफ एंड उस थीफ को फिर पकड़ा, उसको पुलिस के हैंड ओवर करा एंड अगर आप मॉब के साथ मार्केट जा रहे हो तो आप मार्केट आगे कंटिन्यू करते हो। अगर यही सिचुएशन ऐसी हो जाती, आपके पास कोई आता है कि कोई गन लेके आ गया एंड चार लोग हैं and उनके पास गन है ना, आप वहाँ पे जा रहे हो, तो उसमें एसआरटी आपकी अलग हो जाएगी। उसमें यू हैव टू प्ले स्मार्ट। उसमें अगर वो आपसे पर्स मांग रहा है आप पर्स दे दो उसको, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। आपको मरना नहीं, आपको स्मार्टली प्ले करना है। यू हैंड ओवर दैट थिंग एंड यू फोकस कि अच्छा अगर वो किसी व्हीकल से आ रहे तो उस व्हीकल को देख लिया, फिर जब जा रहे तो फिर आपने फिर पुलिस को एफआईआर करवा दिया एंड यू हेल्प द पुलिस इन कैचिंग देम। Right. तो दिस इज हाउ योर अप्रोच शुड बी। एंड मोस्टली एसआरटीज में यही होता है कि आपके आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है या फिर कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन आ गई ऐसी, तो हमेशा आपको एसआरटी में ये करना है कि आपको लीड लेनी है। आप ऑफिसर बन रहे हो तो अगर कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन आ गई तो आप क्या करोगे, आपने इंटर्नशिप कर ली, आपने पार्ट टाइम जॉब कर लिया, आपने हेल्प करी। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे आपकी
जिससे आप शादी करना चाहते हो, तो आप उनको कन्विंस करोगे, यू गिव वैलिड पॉइंट्स. सो SRT इज वेरी सिंपल. मेरे को समझ में नहीं आता SRT का इतना ज्यादा लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हैं. इट इज वेरी सिंपल. आप खुद सोचो, अगर आप एक ऑफिसर हो, एक ऑफिसर कैसे डिसीजन लेगा. यू हैव टू टेक अ स्मार्ट डिसीजन. एंड अगर आप जहाँ पे कन्विंस करने वाली चीज है, आप कन्विंस करो. आप ये मत सोचो कि कन्विंस नहीं होंगे. आप कन्विंस लिखो वहाँ पे, यू कन्विंस योर पेरेंट्स एंड दे एग्रीड, एंड देन you married with the the choice of your girl. Right. So, and I always say कि focus on quality rather than quantity. Like I attempted first at I guess 45, फिर 42 and 45. तो 45 तक जाता है, बट अगर आप obviously अगर मैं और प्रैक्टिस करूंगा तो ये 60 भी हो सकता है. तो प्रैक्टिस इसमें आप अगर आपको और बढ़ाने हैं, अपने मार्क्स इंक्रीज करने, इफ यू वांट टू गेट मेरिट इन, तो आप थोड़े और प्रैक्टिस के साथ इसके साथ आप कर सकते हो. राइट. अनिकेत, एसडी के बारे में बात करी जाए, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ये तो हम पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, बट बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो दिक्कत आती है वो कि हाउ टू राइट इट, व्हाट टू राइट इन, बिकॉज आप कुछ भी लिख नहीं सकते हो, बिकॉज देयर आर सर्टेन कैंडिडेट्स हु समटाइम राइट्स दैट दे आर वेरी एग्रेसिव इन नेचर एंड देयर आर सर्टेन कोर क्वालिटीज दे टारगेट एंड दे डोंट नो हाउ टू रिप्लेस इट एंड व्हाट एग्जैक्टली टू राइट. सो व्हाट आर योर टिप्स व्हेन इट कम्स टू सेल्फ डिस्क्रिप्शन? ओके, सी सेल्फ डिस्क्रिप्शन इज समथिंग जो आपको सही मौका दे रहा है अपने बारे में लिखने के लिए. बिल्कुल. एंड अगर आपको मौका दे रहे हैं अपने बारे में लिखने के लिए, तो आप अच्छा लिखो. पहली बात, आप अगर आपके अंदर ये चीज है, आपको लगता है कि एंगर इश्यू आपके अंदर है, तो यू वर्क ऑन इट. यू स्टार्ट थोड़ा एनालाइजिंग, स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग रादर देन रिएक्टिंग. उस चीज को आप साइक को हिंट मत दीजिए, बिकॉज टैट एंड वैट से ही विल मेक आउट योर पर्सनैलिटी कि अच्छा ये चीज है. सी इज जस्ट अ कंफर्मेशन कि ही विल सी कि अच्छा मैंने तो ये फिगर आउट करा एंड व्हाट दिस पर्सन थिंक्स. अगर आप खुद ही उसको हिंट दे रहे हो कि आई एम एग्रेसिव, आई हैव एंगर इश्यूज, तो उसका काम तो आसान हो गया. ही हैज द रीजन टू रिजेक्ट यू. तो एसटी में आपका पेरेंट्स ओपिनियन आता है. एक आदर्श बेटा कौन होता है? और एक आदर्श बेटा वो होता है जो एक इंडिपेंडेंट हो, जो पेरेंट्स की हेल्प करे, जो सोसाइटी में एक अच्छी इमेज हो. तो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स. आप खुद सोचो कि एक अच्छा बेटा किसको होना चाहिए, एंड यू फॉलो दिस. कि अगर मैं हूँ, एक मेरे पेरेंट्स की मुझसे एक्सपेक्टेशंस है इतनी सारी, दे व्हाट काइंड ऑफ सन आई वांट टू बी. सो यू फर्स्ट बी दैट सन एंड यू राइट दैट थिंग एज वेल. कमिंग ऑन टू टीचर, एक अच्छा स्टूडेंट कौन होना चाहिए? एक अच्छा स्टूडेंट पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड, and who completes his task and co-curricular activities, academics, सबको balance कर सके. So you become that kind of student and you write those things. एक अच्छा friend होना चाहिए, एक अच्छा friend होना चाहिए जिसके साथ आप मस्ती कर सको, जिसके साथ आप अपनी feelings share कर सको, वो आपको इतना आपके close हो सके, and you have that company की, और वो अगर आपके पास वो आके अपनी सारी चीजें शेयर कर सके. अच्छा दोस्त कौन होता है? तो you become that friend and you write those things. आप अपने बारे में क्या सोचते हो? अपने बारे में आपने जो पेरेंट्स ने सोचा, फ्रेंड्स ने सोचा, एंड जो आपके टीचर्स ने सोचा, उसी की एक समरी बना के आप अपने बारे में लिख दीजिए. एंड जो लास्ट पैराग्राफ होता है कि आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है, उसमें यू कैन राइट कि आई नीड टू वर्क ऑन द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. एंड अगर आपको लगता है कि फिटनेस आपकी वर्क, जिस पर आपको वर्क करना है, या फिर आपको नॉलेज अपनी एनहांस करनी है, तो राइट दोज थिंग्स कि आई वांट टू वर्क ऑन माय फिटनेस एंड आई वांट टू वर्क ऑन द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, एनहांसिंग माय नॉलेज. कभी भी ये क्वालिटी, जो पर्सनालिटी फैक्टर्स जो होते हैं ना, कि कुछ इश्यूज आप लिखते हो कि आई एम सेल्फिश या फिर एंगर इश्यूज एंड अदर थिंग्स, वो आप कभी मत लिखो उस चीज को. अगर आपको पता है दैट यू हैव दैट थिंग, बट दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आधों को तो पता ही नहीं था कि उनके अंदर ये इशू है. इफ यू आर एबल टू सी कि ये इशू है मेरे अंदर, तो आप उसको वर्क करो, उस पर मेहनत करो एंड कन्वर्ट दैट इनटू अ स्ट्रेंथ. सो एसटी इज अबाउट बी एन आइडल पर्सन एंड राइट इट डाउन. बिल्कुल. Aniket, now talking about the interview area, because interview is something जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको drill किया गया था, and starting from your first attempt to till now, you have experienced a very variations when it comes to personal interview. So how was your personal interview, and what you can suggest other aspirant who are preparing right now, so that they are better prepared for the personal interview especially? Okay, जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो हुआ क्या था कि आई वाज सपोज टू बी द फर्स्ट पर्सन टू एंटर, एंड साइमल्टेनियसली इंटरव्यू चल रहा था. तो अब बेल बजी किसी और इंटरव्यू की, एंड मैं चला गया. फिर मेरे को पता नहीं था कि मेरे को बुलाया, एंड देन आई वेंट इनसाइड एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर कहते कि मैंने तो आपको बुलाया नहीं. मैं था सॉरी सर, देन आई गो बैक. वो कहता आ गया तो चलो बैठ जाओ. सो दिस इज हाउ माय इंटरव्यू स्टार्टेड. एंड फिर उन्होंने मुझसे बस स्टार्टिंग में ये पूछा कि क्या खाया, उसके बाद से स्टार्टेड ऑफ विद टेक्निकल क्वेश्चंस.
तो Okay. मेरे लिए था कि यार अच्छा थोड़ा नॉर्मल पूछो, थोड़ा मेरे को कंफर्टेबल करो, पूछो कि कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हैं, ये सब। देन Mm-hmm. ही स्टार्टेड ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने लग गए, लाइक आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो Okay. पूछा कि आरसीसी पीसीसी में क्या डिफरेंस होता है, हार्डनेस टफनेस में क्या डिफरेंस होता है। एंड फिर वो इंटरव्यू जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, वो रैंडमली कुछ भी चला गया था। Mm-hmm. एंड बीच में बस एक बार उन्होंने पूछा कि 10th से लेके अपना ग्रेजुएशन तक बताओ, Mm-hmm. अपनी परसेंटेजेस एंड टीचर्स Mm-hmm. वगैरह विच यू लाइक एंड विच यू डोंट। एंड उसके बाद रैंडम क्वेश्चंस थे। ही Mm-hmm. आस्क्ड मी कि अच्छा अनिकेत कहाँ से हो, दिल्ली से, कौन सी रिवर फ्लो करती है, सेड यमुना। Mm-hmm. यानी सेट कि अच्छा यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ मिलती है, पूरा उसका कोर्स बताओ, किस किस स्टेट से जाती है। एंड Mm-hmm. देन ही सेट के सब गंगा का बताओ। तो Mm-hmm. ऐसा चला, फिर उसमें पूछ लग गया कि अच्छा बताओ अनिकेत सन कहाँ से राइज होता है। Mm-hmm. एंड आई वाज लाइक अच्छा सर यहाँ से होता है। ही वाज लाइक कि क्यों होता है, फिर मून कहाँ से राइज होता है, क्यों होता है। तो दिस वाज समथिंग आई वाजंट एक्सपेक्टिंग। Okay. एंड जब मेरा टेक्निकल क्वेश्चन से शुरू हुआ था ना, आई वाज नॉट एबल टू आंसर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। एंड Right. उसके बाद से इट वेंट डाउनवर्ड्स ओनली। एंड मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि यार दैट वाजंट अ गुड इंटरव्यू। Mm-hmm. एंड जब मैंने सेकंड इंटरव्यू और जो मेरा थर्ड इंटरव्यू होता, दैट वाज समथिंग दैट आई आल्सो एंजॉयड। सो Okay. द मिस्टेक दैट आई मेड वाज कि टेक्निकल क्वेश्चंस एंड बाकी चीजें मेरे को लगा था कि यार वो अच्छा नहीं गया, तो मेरा पूरा इंटरव्यू खराब चला गया उस वजह से। Mm-hmm. तो आई फिगर आउट कि अगर कुछ नहीं पता तो सिंपली Mm-hmm. से सर आई डोंट नो अबाउट इट, Mm-hmm. एंड आई गेट बैक टू यू आफ्टरवर्ड्स, आई रीड अबाउट इट, इंस्टेड ऑफ उनसे वो, बिकॉज इट्स अ ट्रैप। दे Mm-hmm. विल गिव यू अच्छा पता है तुम्हें नहीं पता, देन ही आस्क अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट फील्ड। अगर Mm-hmm. आपको नहीं पता, यू सिंपली से सर नहीं पता। Mm-hmm. एंड थ्रू आउट द इंटरव्यू व्हाट आई फिगर आउट कि जब मैं रिकमेंड हुआ था, Mm-hmm. आई वाज लाइवली, आई वाज एंजॉयिंग इट। Mm-hmm. फर्स्ट इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चंस के बाद से आई वेंट डाउन। मेरे को समझ में नहीं आ रही अच्छा ये कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। आई वाज ओके ओके। तो Okay. आई फिगर आउट कि द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड, बिकॉज अगर टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे तो मेरे को बेसिक्स पता होने चाहिए। सो बिल्कुल. मैं फर्स्ट इंटरव्यू के पास से सारा करके गया था, गंगा यमुना मैंने ब्रह्मपुत्र सब अच्छे से करके गया था। इस बार पूछ रहे तो बताएंगे, बट सेकंड इंटरव्यू में से वो पूरा पीआईक्यू बेस्ड एंड सीआईक्यू बेस्ड था। Okay. सारे मेरे डिसीजन के बेसिस पे, Mm-hmm. स्ट्रेंथ वीकनेसेस, फादर की स्ट्रेंथ, फादर की वीकनेसेस, Mm-hmm. मदर के साथ क्या शेयर करते जो फादर के साथ नहीं करते। तो इट वाज Okay. ऑल दैट वे। Mm-hmm. एंड करंट अफेयर्स मुझसे फर्स्ट एंड सेकंड इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं पूछा था। अभी Mm-hmm. रिसेंटली मुझसे पूछा था, एंड आई वाज प्रिपेयर्ड सिंस आई Mm-hmm. वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, तो मेरे को पता था। एंड उसमें भी दे वर ट्राइंग कि मेरे को कितना डीप पता है। तो Mm-hmm. अगर मुझे डीप में जितना पता था मैंने बताया, अगर नहीं पता था और सेट के सेट मुझे इतना ही पता है। एंड मैं श्योर नहीं हूँ अगर किसी चीज के बारे में पूछता, रही श्योर, आई सेट Mm-hmm. कि अगर मैं श्योर होता तो बोलता हाँ से श्योर हूँ, नहीं होता तो सिंपली बोल देता था। सो Okay. इंटरव्यू के लिए आई वुड सजेस्ट एनीवन कि Mm-hmm. they are basically testing your personality. The way you Right. answer those questions is being Mm-hmm. taken into consideration. अगर Mm-hmm. आपको कुछ चीज नहीं पता, don't get disheartened. Mm-hmm. Simply से किसे नहीं पता। Mm-hmm. एंड अगर आप कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे टेक्निकल क्वेश्चंस हो गए, वो आप पहले प्रिपेयर कर लो। बिल्कुल. डिफेंस रिलेटेड प्रिपेयर कर लीजिए, करंट Mm-hmm. अफेयर्स प्रिपेयर कर लीजिए, एंड बाकी इट इज मोर अबाउट हाउ यू स्पेंड योर टाइम Mm-hmm. एंड what kind of decision that you have taken. So Right. they are basically judging whether what you have done throughout your life and what you're currently doing, उसके बेसिस पे they'll see कि आपको आगे हम रखे कि नहीं रखे। तो बिल्कुल. आई वुड सिंपली से कि यार इंटरव्यू में कभी भी नर्वस नहीं होना, खुशी Mm-hmm. के साथ एकदम स्माइल के साथ आंसर करो, बी बिल्कुल. ऑनेस्ट। एंड एक टिप या फिर ट्रिक मैं बोल दूं, आई वुड से कि Mm-hmm. एक युक्ति होती है जो श्री कृष्ण यूज करते थे, Mm-hmm. लाइक ही वोंट से अ लाई। Mm-hmm. जैसे जब भारत में वॉर चल रही थी, तो Mm-hmm. दिन के बाद वॉर बंद हो जाती शाम के टाइम पे, तो उन्होंने क्या करा था, सुदर्शन चक्र से ढक दिया था उसको। Mm-hmm. तो ही नेवर यूज टू लाई, बट ही ऑलवेज यूज टू से हाफ ट्रूथ, या फिर ऐसे बोलते थे कि सामने वाला भी कन्विंस हो जाता था। बिल्कुल. तो इंटरव्यू में भी अगर आप किसी से कुछ वीकनेस पूछे, आप उसको ऐसे बोलो कि वो आपकी स्ट्रेंथ में भी कन्वर्ट हो सकती है, दैट इज ट्रेनेबल थिंग्स। सो आई वुड Right. से कि ऑलवेज बी स्मार्ट, एंड जो पीआईक्यू एंड सीआईक्यू क्वेश्चन होता है आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। एंड Mm-hmm. अगर आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ मॉक इंटरव्यू करो, या फिर उनसे डिस्कस करो कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। बिल्कुल. एंड इंटरव्यूज लाइक 40 minutes में यू बी एबल टू गिव अ वेरी गुड शॉट एट इट। Right. So Aniket, when it comes to GTO, what are your key suggestions? Because GTO is something यहाँ पे आपके ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है, तो what will be your suggestion when it comes to GTO? Okay, my suggestion for GTO would be like for GD and lecture it, Mm-hmm. read newspaper and prepare static portions like bricks हो गया, BIMSTEC हो गया, relations हो गए, ये आप prepare कर लीजिए। बिल्कुल. and न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आप
देयर आर वेरी यूट्यूब चैनल्स लाइक वर्ल्ड अफेयर्स, स्टडी IQ, उनके साथ आप इनकी वीडियोस देखिए तो आपको पता चलेगा अभी क्या चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में. सो इट विल हेल्प यू आउट इन GT एंड इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगा. बिल्कुल. एंड PGT और HGT एंड कमांड टास्क के लिए प्रिंसिपल है सिंपल कि आपको इमेजिन करना आना चाहिए स्ट्रक्चर को. आप ये देखिए कि आप स्ट्रक्चर को कैसे कर सकते हैं एंड गो फॉर द सिंपल सॉल्यूशन. हमेशा ध्यान रखना कि प्लैंक इज द मोस्ट स्टेबल वे टू गो अहेड. एंड ये देखना कि अगर आप स्ट्रक्चर्स को बैलेंस कैसे कर रहे हो, रोप्स कहाँ यूज होगी, एंड इट इज मोर अबाउट एज अ ग्रुप आप कैसे लीड कर रहे हो. सो कॉपरेशन एंड ये सारी चीजें भी देखी जाती है. फिजिकल फिटनेस पे वर्क करोगे तो GOR आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हो जाएगा. रनिंग, नॉर्मल रनिंग एंड बॉडी वेट एक्सरसाइजेस विल हेल्प. अगर आप कुछ स्पोर्ट्स प्ले करते हो तो आप वो कंटिन्यू रखो. सो उससे आपका ये कवर हो जाएगा. एंड कमांड टास्क वगैरह के लिए जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड नर्वस नहीं होना, बिकॉज कमांड टास्क में G2 would try to give you यू नो ऐसे बोलेंगे कि ये रेड हो गया एंड ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट, तो प्रेशर डालने के लिए करेंगे. बट अगर आप काम रहोगे तो आपका स्ट्रक्चर, आपका जो ऑब्स्टेकल है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा. ओके. अब मेरे को थोड़ा सा मेडिकल एरियाज के अराउंड बात करनी है, बिकॉज आप तो दोनों टाइम मेडिकली फिट थे जब आप रिकमेंड हुए, बट बहुत सारे फेलो जो आपके एस्पिरेंट जो फेलोमेट्स होंगे जो रिकमेंड हो गए, दे माइट वुड हैव फेस सम मेडिकल इश्यूज. सो कुड यू शेयर सम ऑफ देम सो दैट द पीपल हु आर वाचिंग इट दे हैव अ फेयर आइडिया, यू नो, इस तरह की चीजों की वजह से भी कई बार कैंडिडेट्स मेडिकली अनफिट हो जाते हैं. या प्लीज शेयर. या ओके, लाइक मेरे रिव्यू वाले अटेम्प्ट पे 3 of us got recommended and 2 got TR. तो TR जनरली बेसिकली उनको मिला था सर्जिकल डिपार्टमेंट से मिला था. उनको क्यूबिटस फालियस के लिए मिला था, कैरिंग एंगल. आई गेस इट शुड बी लेस देन 15 डिग्री या 10 डिग्री कुछ होता है, उनसे ज़्यादा था. एंड किसी को सर्जरी के लिए मिला था, उनकी बचपन में कोई सर्जरी हुई थी एंड दैट वुंड वाजंट हील्ड प्रॉपर्ली, या फिर उसके पीछे कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, वो था. किसी को ओवर की वेट का भी TR मिला था. अगर ओवर वेट आप अगर 6-7 किलो से ज्यादा हो तो आपको मिल रहा है. अगर आप 2-3 किलो भी हो तो दे टेक इनटू कंसिडरेशन कि अच्छा भी हो जाएगा, तो इसके लिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है. बाकी स्वेटी पाम्स के लिए मिल रहा था, डिजिटल ट्रेमर के लिए मिला है काफियों को, अभी वैरिकोस वेन्स के लिए भी एक फ्रेंड को मिला था TR. तो आई वुड से मेडिकल के लिए तो आप अगर आप बेसिकली नॉर्मल फिजिशियन से या फिर आप डॉक्टर से एक बार चेक करवा लीजिए, जैसे नॉकनीस हो गई, कैरिंग एंगल हो गया, तो आप पहले ही उसको थेरेपी वगैरह करवा के ठीक कर लेंगे तो बेटर रहेगा. बाकी जब आपके जैसे फ्लाइंग हो गया या फिर नेवी हो गया, उसमें आप आईसाइट वगैरह के लिए देख लीजिए कि आप जिस एंट्री के लिए जा रहे हो तो आपके उस स्पेक्स का नंबर उससे कम है कि नहीं, आपका विजन कितना है, 6/12 जैसे मेरी एंट्री के लिए था. तो इंश्योर कि जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था कि मेरे को बाद में मेडिकल रिजेक्शन ना फेस करना पड़े. सो आप एक बार मेडिकल चार्ट उसको गो थ्रू कर लीजिए, आपका हाइट एंड वेट कितना होना चाहिए, जो चीजें आपके कंट्रोल में है यू वर्क ऑन दैट. बिकॉज कभी कभी ऐसी चीजें होती है आपको पता ही नहीं चलता कि वहीं आपको पता चलता है कि अच्छा ये भी मेरे को प्रॉब्लम थी, बिकॉज यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. अब वो कुछ इंटरनल चीज थी जो आपको नहीं पता चल रही. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कुछ पता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी है, उसको आप पहले ही ट्रीट करवा लो. बिकॉज DNS ऐसी काफी चीजें, जैसे DNS है एंड ईयर वैक्स हो गया. ईयर वैक्स के लिए भी मतलब TR मिल रहा है, तो आप ईयर क्लीन करवा लीजिए जाने से पहले. एंड अगर आप ईयर वैक्स करवानी इंडिया जा रहे हो तो आप DNS का भी चेक करवा लीजिए. सो आई वुड सजेस्ट कि आप मेडिकल एंड की टेंशन इतनी नहीं लेनी. जो आपको पता है, जो आपके कंट्रोल में है चीजें, उसको आप ठीक कर लो. अगर आपको नहीं पता कुछ तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट से कि बोलते रहो यार मैं फिट हूँ, मैं कुछ नहीं है. एंड जैसे वो, क्योंकि प्रोसीजर वो चेक 5-10 मिनट में करते हैं और वो इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं, उनको पता चल जाता है. अगर आप कुछ प्रॉब्लम छुपाने की कोशिश करोगे, नहीं छुप सकते उनसे. एंड आई वुड से कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो आप उसको पहले ही करवा लो, ठीक, कोई टेंशन वाली बात नहीं. Okay. Aniket, we have come to an end, and you know, you have experienced a lot in this journey. It has been a roller coaster ride, definitely for you. And जो 2 बार आपने रिकमेंडेशन लिया है, तो एंड एक बार आपने स्क्रीन आउट एंड कॉन्फ्रेंस आउट भी फेस किया है. सो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो बार बार फेल हो रहे हैं मे बी, और यू नो व्हेन वी फेल वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स, एंड वहां पे डीमोटिवेशन आना शुरू हो जाता है. So I want you to suggest something since they are watching the interview, and what would be your suggestion when it comes to SSB? Because sometimes we start losing hope. जब हमारे attempts बढ़ते हैं तो वो चीज एक डर बढ़ना शुरू हो जाता है, right? So what would be your suggestion, please? Okay.
I would suggest मैं जो approach मैंने follow करी थी, I Okay. follow two-way approach. First way approach is that you live your daily life like an officer. I say that I am an officer and I'll do each and every task like an officer. तो आपको ये देखना है कि अब एक ऑफिसर हो तो आपको सुबह उठना है तो उठना है, कुछ काम करना है तो काम करना ही है, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, Right. अगर आपको वर्कआउट करना है तो वर्कआउट करना है, यू डोंट गिव एक्सक्यूजेस। Okay. तो आई वुड से कि आप अपनी डेली लाइफ को इतना अच्छा बनाओ, बिकॉज आप एसएसबी में देखोगे वो आपसे क्या दिख रहा है, वो आपसे पूछते हैं कि आपने अभी तक क्या करा, आप अभी क्या कर रहे हो, एंड उसी के बेसिस पे दे सी कि आप आगे फौज में भी ये चीज करोगे कि नहीं। तो आई वुड से कि अब अगर आपका एसएसबी भी पास में नहीं है तो लिव योर डेली लाइफ एकदम बी लाइवली एंड खुश होके अपनी लाइफ को जियो, मजे करो, एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करो, बिकॉज आई वाज एन ऑलराउंडर, आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, आई वाज इनटू को-करिकुलर एक्टिविटीज, आई वाज हैविंग गुड ग्रेड्स। तो मैं जो करता था ना मैं अपनी फुल उसके साथ करता था कि यार अगर ये पढ़ना है तो पढ़ना है, मस्ती करनी है तो मस्ती ही करनी है, ऐसा नहीं कि फिर ऐसे के बारे में सोचो। एंड बी कॉन्फिडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहो एंड अपने ऊपर भरोसा रखो कि आप कर सकते हो, बिकॉज एसएसपी आई बिलीव इज वन ऑफ द एस्पेक्ट जो अगर आपके अंदर चीज है तो आप कर लोगे। एंड सेकंड अप्रोच जो मैं फॉलो करता हूँ, जब एसएसबी आपका पास आने वाला है, आपके अंदर वो एलक्यूज है तो आपको उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, देन यू प्रैक्टिस, आप पीपीटी की प्रैक्टिस करो, आप फ्रेंड्स बनाओ, लाइक आई हैड फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स इनके साथ में प्रैक्टिस करता था, तो उनके साथ प्रैक्टिस करो, जीडी हो गया जो ग्रुप टास्क है आप उनके साथ प्रैक्टिस करो, एक दूसरे की हेल्प करो, मॉक इंटरव्यूज लो, एंड जो नॉलेज वाला पार्ट है उसको कवर करो, न्यूज़पेपर पढ़ो डेली बेसिस पे, फिटनेस पे वर्क करो, बिकॉज डीब्रीफिंग के टाइम पे हमारे ऑफिसर आके यही बोलते थे कि देखो आपको कुछ एसएसबी के लिए एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, अपनी फिटनेस पे वर्क करो, नॉलेज पे एनहांस करो, सबके साथ रिलेशन अच्छा बना के रखो, यू विल गेट इन। Right. सो आई आल्सो बिलीव कि जब एसएसबी पास है तो प्रैक्टिस करो तो यू विल बी एबल टू प्रेजेंट दोस क्वालिटीज ड्यूरिंग द एसएसबी एज वेल। Aniket, thank you so much for joining me for this interview, and I'm very glad that we did it because बहुत सारे टाइम जब स्पेशली जब हम डायरेक्ट एंट्री के लिए जाते हैं तो इतनी हेल्प नहीं मिल पाती फेलो एस्पिरेंट से, बिकॉज विद फ्यू कैंडिडेट्स हु गिव इंटरव्यू रिगार्डिंग इट, और स्पेशली दिस इज गोइंग टू बी माय थर्ड इंटरव्यू if I frankly speak about, and I'm glad that we did this session, and I wish you all the very best for your journey ahead. Thank you so much for joining me. Thank you. Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.